तो हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी। आज के सेशन में हम लोग जैसे कि प्रीवियस सेशन में इंडक्शन मोटर के पावर फ्लो की जो एनालिसिस थी कि पहले स्टेटर में पावर जाएगा, देन एयर गैप में, देन एयर गैप टू रोटर, रोटर टू मैकेनिकल इक्विवेलेंट डेवलप्ड पावर, और उससे फिर मैकेनिकल लॉसेस डिडक्ट करने के बाद आपको शाफ्ट पावर देखने के लिए मिलेगा, राइट। और इसमें अप्रोक्सीमेट पावर फ्लो के बारे में भी हम लोगों ने बात किया, जो कि स्टीनमेट जो पावर फ्लो होता है, स्टीनमेट पावर फ्लो के नाम से भी हम लोग जानते हैं, कि जिसमें स्टेटर कोर लॉसेस एंड मैकेनिकल लॉसेस, जो कि फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस होते हैं, दोनों को कंबाइन करके हम लोग रोटेशनल लॉसेस के नाम से जान रहे थे, राइट। कोर लॉसेस भी क्यों होते हैं? ड्यू टू द रोटेशन ऑफ आरएमएफ, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन। तो दोनों को कंबाइन करके रोटेशनल लॉसेस के नाम से जान रहे थे, और एट द लास्ट डिडक्ट कर रहे थे। ये अप्रोक्सीमेट पावर फ्लो का एनालिसिस था, राइट। एंड कुछ इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में भी हम लोगों ने बात किया, रोटर सर्किट एनालिसिस के बारे में बात किया। आज के सेशन में उसी सेशंस को कंटिन्यू करते हुए फर्दर टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ते हैं, कि जैसे एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क, स्लिप, करंट एंड पावर फैक्टर, ये सारे एक्सप्रेशंस को हम लोग डिराइव करते हैं, जिससे एक ब्यूटीफुल आइडिया क्रिएट कर सकें, राइट। अंडरस्टैंडिंग आपकी इंडक्शन मशीन में क्लियर कर सकें। तो हम लोग गेट एकेडमी के चैनल पे हैं। आरआरबी जे 2024 में 7900 प्लस पोस्ट है। गेट एकेडमी का जो कोर्स है, अगर सिर्फ सीबीटी 1 में आपको इंटरेस्ट है तो सीबीटी 1 499 में एनरोल कर सकते हैं आप, और सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 777 में एनरोल कर सकते हैं। कोर्स की खास बात यह है कि जिस डेट पे आप इन कोर्सेस में एनरोल करते हैं, जो भी आरआरबी जेई के ऑफिशियल सिलेबस में सब्जेक्ट्स मेंशन है, नॉट ओनली इन सीबीटी 1, सीबीटी 2 ऑल्सो, सारे के सारे सब्जेक्ट इमीडिएट बेसिस पे वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे आपको किसी भी तरीके का कोई वेट करने की ज़रूरत नहीं है, और आप अपनी स्टडी को अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकें, क्योंकि दिसंबर में आपका सीबीटी 1 का एग्जामिनेशन होना है, राइट। और इस सीबीटी 1 को प्रिपेयर करने के लिए अगर आप अभी लाइव लेक्चर्स एक एक सब्जेक्ट का देखते हैं, तो वो एक डिफिकल्ट और चैलेंजिंग टास्क हो जाएगा, क्योंकि टाइम का जो ड्यूरेशन है बहुत कम बचा हुआ है। तो इसलिए गेट एकेडमी का कोर्स आपके लिए ब्यूटीफुल है एंड परफेक्ट है, राइट। गेट एकेडमी में गेट एस्पिरेंट जो है, गेट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो अगर कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं तो 2222 रुपीज़ में गेट 2025 के लिए, 26 के कैंडिडेट्स 4444 रुपीज़ में, 27 के कैंडिडेट्स 6666 रुपीज़ में इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। गेट 26 एंड 27 के एस्पिरेंट्स के लिए गेट एकेडमी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन कोर्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा फॉर गेट 2026 एंड 27 के कैंडिडेट्स के लिए, राइट। गेट एकेडमी के कुछ और भी कोर्सेस अवेलेबल हैं, जैसे कि आरआरबी जेई, एसएससी जेई 777 में अवेलेबल है, कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम 777 में, ऑल स्टेट एई जेई एग्जामिनेशन 777 में, स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन 555 में, ईएससी नॉन टेक्निकल 777 में, जिसमें कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, आईसीटी, एंड देन मैथ्स, करंट्स, और भी जो नॉन टेक्निकल के पार्ट हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय यूपीएससी के, वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जस्ट फॉर द कॉस्ट ऑफ 777 रुपीज़। गेट एकेडमी में गेट के सब्जेक्ट जैसे कि नेटवर्क, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, सिग्नल्स, कंट्रोल, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो, मैथमेटिक्स, अगर आप इंडिविजुअल कोर्सेस में एनरोल करना चाहते हैं तो आप इंडिविजुअल कोर्सेस में भी एनरोल कर सकते हैं, और कॉम्बिनेशन वाइज भी आप एनरोल कर सकते हैं। उसके लिए आपको गेट एकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना होगा।
और ये स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन 555 आपको गेट के कोर्स के साथ, गेट 26 एंड 27 एस्पिरेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप गेट एकेडमी के गेट के 26 और 27 के कोर्सेस में एनरोल करते हैं तो स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन 555 आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। कोई भी एक्स्ट्रा फीस आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फॉर गेट 2025 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में टॉपिक वाइज टेस्ट 28 हैं, सब्जेक्ट वाइज बेसिक लेवल के टेस्ट 12 हैं, सब्जेक्ट वाइज एडवांस लेवल के टेस्ट 12 हैं, मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट 14 है, फुल लेंथ मॉक फॉर गेट 10 है, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 76 है। अगर आप इन 76 टेस्ट के साथ अपने प्रिपरेशन को करते हैं तो आप अपने रैंक को और भी ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। और इस टेस्ट सीरीज की खास बात यह है कि ऑल इंडिया लेवल पे अपने प्रिपरेशन को आपको जज करने का मौका मिलेगा कि AIR-1 की एक्यूरेसी कितनी है, आपकी एक्यूरेसी कितनी है, उन्होंने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, आपने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, आपके वीक एरिया कौन कौन से हैं, कहाँ से क्वेश्चंस आपको सॉल्व नहीं हो रहे हैं। और टेस्ट देने के बाद अगर आप टेस्ट को फिर से फर्दर एनालाइज करें कि ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो कि स्टैंडर्ड गेट पेपर के हिसाब से डिजाइन किए गए हैं, ऑल क्वेश्चंस यूनिक क्वेश्चंस रहेंगे, क्योंकि गेट एकेडमी में गेट का जो पेपर होता है, ऑफिशियल गेट का पेपर, उसमें कभी भी क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट तो रिपीट होते हैं, राइट। तो उन चीज़ों को आप रेक्टिफाई करते चले जाएं कि कौन कौन से एरिया से आपके क्वेश्चंस छूटे हुए हैं, कितना टाइम आप ज़्यादा ले रहे हैं, किस वे में आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, ये सारी चीज़ें अगर आप रेक्टिफाई करते चले जाते हैं तो बेस्ट पॉसिबल AIR तक तो आप पहुंच सकते हैं, ऑल इंडिया रैंक, राइट। जनरल एप्टीट्यूड एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गेट के एग्जामिनेशन में। तो जनरल एप्टीट्यूड का जो ई बुक है उसका QR कोड आपकी स्क्रीन के सामने है। अगर आप इस QR कोड को स्कैन करते हैं तो जनरल एप्टीट्यूड के ई बुक तक आप पहुंच जाएंगे, जिसमें टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर के 15 ईयर्स गेट क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल है, जिसकी प्राइस 222 है इस ई बुक की, प्लस GST, अवेलेबल ऑन गूगल ई बुक्स, जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, स्पेशल एप्टीट्यूड, टोटल नंबर ऑफ पेजेस 521 पेजेस आपको देखने के लिए मिल रहा है। वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन फॉर जनरल एप्टीट्यूड गेट एकेडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा और भी कोई कंटेंट आपको वॉच करने की जरूरत नहीं है और कोई और बुक्स प्रेफर करने की जरूरत नहीं है, वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन। ध्यान देते हैं कि दिसंबर में आपका CBT 1 एग्जामिनेशन है फॉर RRB JEE 2024। दिसंबर में आपका CBT 1 एग्जाम है, राइट। तो इस CBT 1 एग्जाम्स के लिए जितने भी सब्जेक्ट्स हैं कॉमन टू ऑल ब्रांचेस हैं। तो गेट एकेडमी आपको वन एंड ओनली वन कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, जो कि है RRB JEE नेविगेटर ई बुक। ये इसमें PYQs आपको देखने के लिए मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं RRB JEE के, क्वेश्चन पेपर कंडक्ट किए गए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पे कंबाइंड बेसिस पे देखने के लिए मिलेंगे, प्लस सम एक्सटर्नल प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिलेंगे। और ये CBT 1 का जो बुक है वो कॉमन टू ऑल है, इसका नाम है CBT 1 नेविगेटर, राइट। इस प्ले स्टोर में अवेलेबल है। अगर आप RRB JEE नेविगेटर सर्च करते हैं तो आप इस बुक तक पहुंच जाएंगे, और जिसकी प्राइस जो है 262.67 रुपीज आपको देखने के लिए मिल रही है। और फ्री सैंपल में अगर आप क्लिक करते हैं तो और भी जो डिटेल्स दिए हुए हैं बुक के, किस वे में ऑर्गेनाइज्ड है बुक, वो सारी चीज़ें आप वहाँ जाके फ्री सैंपल में देख सकते हैं। तो लास्ट सेशन में हमारा डिस्कशन हो रहा था इंडक्शन मोटर के बारे में, कि मॉडल, कंप्लीट मॉडल हम लोगों ने डिस्कशन किया कि प्राइमरी टू सेकेंडरी और सेकेंडरी टू प्राइमरी कैसे रेफर कर सकते हैं,
एंड देन इंडक्शन मोटर का एक्चुअल पावर फ्लो एंड अप्रोक्सीमेट जो कि स्टीममेट जो पावर फ्लो होता है उसकी एनालिसिस हम लोगों ने किया। जस्ट अ सेकेंड। राइट, तो अप्रोक्सीमेट और स्टीनमेट जो मॉडल के बारे में बात किया, इस तरीके से सिंप्लीफाई करते हुए चीज़ों को टॉर्क एक्सप्रेशन हम लोगों ने देख लिया लास्ट सेशन में। आज उनकी एनालिसिस करते हैं हम लोग फर्दर, राइट। तो जैसे कि यहाँ पे कुछ चीज़ें ब्लर हैं तो एक बार फिर से नोट डाउन करते हैं हम लोग। आज के सेशन में हम लोग टॉर्क, स्लिप, करंट एंड पावर फैक्टर के बारे में बात करेंगे मैथमेटिकली। तो टॉर्क का जो एक्सप्रेशन था हम लोगों ने देखा लास्ट सेशन में, क्या होता है टॉर्क, एम अपॉन ओमेगा एस टाइम्स ऑफ पीजी, एम अपॉन ओमेगा एस टाइम्स ऑफ पीजी एयर गैप पावर, जिसको हम लोग फर्दर अगर डील कर रहे थे तो एम अपॉन ओमेगा एस पीजी को हम लोग लिख रहे थे आई टू स्क्वायर आर टू बाई एस, आर टू बाई एस, क्योंकि आपका जो रोटर की सर्किट थी कुछ इस तरीके से थी। इसको हम लोग एक्स टू रोटर रिएक्टेंस, दिस इज इंड्यूस वोल्टेज ई टू, और यहाँ पे जो वेरिएबल रजिस्टर आ रहा था इस वेरिएबल रजिस्टर को हम लोग आर टू बाई एस से डिनोट कर रहे थे, और यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा था इस करंट को I2 के नाम से हम लोग जान रहे थे, राइट। और फर्दर सिंप्लीफाई जब किया, स्टेटर के वाइंडिंग के रेजिस्टेंस, लीकेज रिएक्टेंस, ये सारी चीजें नेग्लेक्ट कर दिया, स्टेटर कोर लॉस, ये सारी चीजें नेग्लेक्ट करने के बाद जो इक्विवेलेंट सर्किट बननी थी हमारी, वो डायरेक्टली हम लोगों का स्टेटर में जो वोल्टेज सप्लाई कर रहे थे वही वोल्टेज आपको डायरेक्टली रोटर में फीड होता हुआ देखने के लिए मिल रहा था। ये लास्ट सेशन में हम लोगों ने एनालिसिस किया हुआ था। अब इस एक्सप्रेशन को फर्दर डील करें तो m अपॉन ओमेगा एस, I2 को यहां से क्या लिखा जा सकता है, I2 का क्या एक्सप्रेशन होगा, I2 स्क्वायर है, राइट, तो V1 स्क्वायर, I का एक्सप्रेशन क्या होगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल इंपिडेंस, तो टोटल इंपिडेंस यहाँ पे कितना देखने के लिए मिलेगा, रूट ओवर R2 बाई एस का स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे I2 का स्क्वायर है, राइट, इसीलिए ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, मल्टीप्लाइड विथ R2 बाई एस, ऐसा एक्सप्रेशन आपको देखने के लिए मिल रहा है, जो कि फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद क्या देखने के लिए मिलेगा, m अपॉन ओमेगा एस V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R2 बाई एस प्लस X2 स्क्वायर, राइट, मल्टीप्लाइड विथ R2 बाई एस। अब हम लोग बात करते हैं लो स्लिप रीजन एंड हाई स्लिप रीजन के बारे में, कि जैसे ही मशीन स्टार्ट होती है, रन करना स्टार्ट करती है, कि मशीन में जब आपका सीलिंग फैन जो था स्विच ऑन जैसे ही आपने किया, क्या ये फुल स्पीड पे रन करना चालू कर दिया, इमीडिएट आफ्टर दी स्विचिंग, कि स्विच ऑन करने के इमीडिएट बाद ये फैन क्या रुके हुए पोजीशन में ही रहेगा ना, रुके हुए पोजीशन में ही रहेगा। इनिशियली क्या था, ये रुके हुए पोजीशन में था, जैसे ही स्विच ऑन किया वो इमीडिएटली अपनी एनर्जी को नहीं चेंज कर पाएगा, वो फिर भी रुके हुए पोजीशन में ही रहेगा। तो मतलब एनआर की वैल्यू उस पर्टिकुलर केस में क्या होगी, जीरो, रोटर की स्पीड क्या होगी रन करने की, जीरो होगी। एनआर की वैल्यू जब जीरो होगी तो स्लिप की वैल्यू क्या होगी, स्लिप की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि स्लिप क्या होता है, ns माइनस एनआर डिवाइडेड बाई ns, एनआर की वैल्यू जब जीरो, ns बाई ns क्या हो जाएगा 1, जिसको हम लोग हाई स्लिप रीजन के नाम से जानते हैं, हाई स्लिप रीजन, हाई स्लिप रीजन के नाम से जानते हैं। एंड लो स्लिप रीजन क्या होगा, कि अब मशीन स्लोली अपने स्पीड से के साथ रन करना चालू करेगी, स्लोली स्लोली स्लोली, कुछ टाइम कांस्टेंट पार करने के बाद वो अपने फाइनल स्टेडी स्टेट पे रन करना चालू करेगी, तो जिस स्पीड से फैन अभी रन कर रहा है, तो एनआर की स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। एनआर की स्पीड जब इंक्रीज होगी
तो स्लिप की वैल्यू क्या होगी, वेरी डिक्रीज होगी, वेरी लो देखने के लिए मिलेगी स्लिप की वैल्यू। स्लिप की वैल्यू मोटरिंग मोड ऑफ ऑपरेशन में 0 to 1 वेरी करती है, 0 to 1 वेरी करती है मोटरिंग मोड ऑफ ऑपरेशन में, मोटरिंग मोटरिंग मोड ऑफ ऑपरेशन में। तो क्योंकि यहाँ पे स्लिप लो है तो इसको हम लोग रनिंग के कंडीशन को जानते हैं लो स्लिप रीजन से, लो स्लिप रीजन। हाई स्लिप रीजन को एनआर 0 है तो इसको स्टार्टिंग का केस के थ्रू हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं, इसको स्टार्टिंग सिचुएशन में एनालिसिस कर सकते हैं। लो स्लिप रीजन मतलब एनआर की वैल्यू जब इंक्रीज कर रही है तो ये रनिंग के पोजीशन का एनालिसिस है, रनिंग के टाइम का एनालिसिस है, राइट। तो क्योंकि स्लिप की वैल्यू हाई है तो जो भी हम लोग बात करेंगे, देखिए हाई स्लिप रीजन में क्या है, R2 हाई स्लिप रीजन में लो स्लिप रीजन में देखिएगा x/r रेशियो ऑफ इंडक्शन मशीन क्या होता है, 5। मान लेते हैं हम लोग x/r रेशियो ऑफ इंडक्शन मशीन 5 होता है, क्योंकि इसको आप लिखते कहते कैसे हैं, रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस को 1+j5 के टर्म्स में लिखते हैं कि 1+j5 हो सकता है, 1+j6 हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है वैल्यू, राइट। कि ये हम लोगों ने अप्रोक्सीमेट माना हुआ है, लेट किया हुआ है, राइट, 1+j5। तो x/r करेंगे आप तो 5 आपको दोनों का रेशियो देखने के लिए मिलेगा। तो लो स्लिप मतलब कि एट 4% ऑफ स्लिप पे बात करें हम लोग, 4% ऑफ स्लिप पे स्लिप की वैल्यू क्या है, बहुत कम है, 4% देखने के लिए मिल रही है। तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या है, R2/S है एंड X2 है। तो R2/S और X2 का कंपैरिजन करें तो स्लिप की वैल्यू क्योंकि बहुत ज्यादा कम है तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी, हाई आएगी कंपेयर टू X2, कंपेयर टू X2। तो R2/S, R2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, तो 1 अपॉन स्लिप की वैल्यू क्या है 4% मतलब 0.04। इसकी वैल्यू x2 की वैल्यू कितनी है, 5 है, x2 की वैल्यू 5 है जो कि हम लोगों ने माना हुआ है। तो ये इसकी वैल्यू क्या आई, 25 आई, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे 5 आ रही है। तो 25 ग्रेटर है ना 5 से, तो फॉर सिंप्लीफिकेशन पर्पज, फॉर सिंप्लीफिकेशन पर्पज देखिए 25 5 से ज्यादा बड़ा नहीं है, 25 के सामने 5 को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन एनालिसिस के लिए हम लोग 5 को नेग्लेक्ट कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि ऑन पेपर एनालिसिस और फिजिकल रियलिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, राइट। तो ऑन पेपर सही एनालिसिस करने के लिए, विदाउट कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करने के लिए 5 को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। मतलब कि जब लो स्लिप रीजन में हम लोग बात करेंगे तो वहां पे R2/S को कंसिडर करेंगे एंड X2 को नेग्लेक्ट कर देंगे, X2 को कंसिडर नहीं करेंगे इन डिनोमिनेटर, नॉट इन न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर फ्रॉम डिनोमिनेटर, राइट। और हाई स्लिप रीजन में बात करें, हाई स्लिप रीजन में क्योंकि R2/S है, स्लिप की वैल्यू क्या है 1, हाई है। जब स्लिप की वैल्यू हाई होगी तो यहाँ पे R2/S ये 1 आ गया और यहाँ पे X2 है, ठीक है। तो R2 की वैल्यू क्या आएगी 1, R2/S की वैल्यू क्या आई, यहाँ पे 1+j5 लिया हुआ था ना x/r रेशियो, सॉरी r+jx। तो r की वैल्यू क्या है 1 और x2 की वैल्यू क्या है 5 और स्लिप की वैल्यू क्या है 1। तो देखिएगा ये साइन कैसा लगेगा, ऐसा लगेगा, राइट, ये साइन कैसा लगेगा, ऐसा। तो 5 क्योंकि स्लिप की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, स्लिप की वैल्यू 1 है। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे वैल्यू कौन सी बड़ी है, यहाँ पे वैल्यू 5 की बड़ी है मतलब वैल्यू x की बड़ी है, तो x को कंसिडर करेंगे और R2/S को नेग्लेक्ट कर देंगे फ्रॉम डिनोमिनेटर। तो R2/S नेग्लेक्टेड,
सिंपलियर एनालिसिस के लिए नेग्लेक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर, राइट। तो देखते हैं हाई स्लिप रीजन में क्या हो रहा है, क्योंकि स्लिप की वैल्यू हाई है तो R2/S की वैल्यू, R2/S की वैल्यू ये अगर हाई है तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो रहेगी, कम रहेगी। मतलब R2/S को हम लोग यहाँ से नेग्लेक्ट कर देंगे, नेग्लेक्ट डिनोमिनेटर से। और लो स्लिप रीजन में क्योंकि स्लिप की वैल्यू कम है तो R2/S की वैल्यू क्या रहेगी, वेरी वेरी ग्रेटर देन। स्लिप की वैल्यू जब कम है तो ये वैल्यू हाई रहेगी कंपेयर टू x2, तो x2 को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, राइट। नेग्लेक्ट हर जगह पे हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे। अब इस एक्सप्रेशन को फर्दर हम लोग लिखें, टॉर्क का जो एक्सप्रेशन था, टॉर्क डेवलप इज इक्वल टू m अपॉन ओमेगा एस और v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2/S। R2/S को नेग्लेक्ट कर दिया तो फ्रॉम डिनोमिनेटर ये वैल्यू खत्म हो गई, तो मतलब यहाँ पे क्या बच गया, x2 स्क्वायर और ये R2/S, ठीक है। तो R2/S ऐसा बच गया एक्सप्रेशन। तो एट स्टार्टिंग स्लिप की वैल्यू क्या होती है, 1। एट स्टार्टिंग स्लिप की वैल्यू 1 होती है, तो टॉर्क डेवलप्ड इज इक्वल टू m/ओमेगा s और ये v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये टॉर्क डेवलप्ड को स्टार्टिंग के टाइम पे टी स्टार्टिंग लिख सकते हैं ना हम लोग, तो v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर और R2 और स्लिप की वैल्यू क्या है, 1। तो ये एक्सप्रेशन आपको स्टार्टिंग टॉर्क का देखने के लिए मिल रहा है, ये एक्सप्रेशन स्टार्टिंग टॉर्क का देखने के लिए मिल रहा है। सिमिलरली रनिंग टॉर्क के बारे में बात करें तो रनिंग के पोजीशन पे टॉर्क डेवलप्ड इज इक्वल टू m/ओमेगा s, यहाँ से x2 नेग्लेक्ट किया हुआ है हम लोगों ने, तो v1 स्क्वायर R2/S का होल स्क्वायर और x2 क्या हो गया, नेग्लेक्ट हो गया डिनोमिनेटर से। यहाँ पे देखिएगा एक्सप्रेशन में क्या था, R2/S का होल स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, तो x2 क्या हो गया, नेग्लेक्ट हो गया, तो R2/S का स्क्वायर बचा। डिनोमिनेटर से ही केवल नेग्लेक्ट करना है, न्यूमरेटर से नहीं, और यहाँ पे ऑलरेडी R2/S है, तो R2/S और ये स्क्वायर कैंसिल, तो टॉर्क डेवलप्ड एट रनिंग पोजिशन इज इक्वल टू m/ओमेगा s v1 स्क्वायर और R2/S बचा, तो S ऊपर चला गया, R2 नीचे रह गया, S ऊपर चला गया, R2 नीचे रह गया। तो ये एक्सप्रेशन आपको रनिंग के पोजीशन का देखने के लिए मिलेगा, रनिंग टॉर्क का एक्सप्रेशन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, रनिंग के पोजीशन का देखने के लिए मिलेगा। ये क्या था, स्टार्टिंग के पोजीशन का, स्टार्टिंग का, और ये जो एक्सप्रेशन आया है ये रनिंग का देखने के लिए मिलेगा आपको। अब टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें तो एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग क्या रिलेशन देखने के लिए मिल रहा है, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग बात करें हम लोग, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग टी स्टार्टिंग इज इक्वल टू क्या एक्सप्रेशन था, m/ओमेगा s v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई x2 स्क्वायर R2 बाई s।
तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, टी स्टार्टिंग इज इनवर्स, देखिए एम क्या है, नंबर ऑफ फेजेस है जो कि कांस्टेंट है, ओमेगा एस सिंक्रोनस स्पीड है जो कि आरएमएफ की स्पीड है वो कांस्टेंट है, वी वन क्या है, सप्लाइड वोल्टेज है, स्टेटर से जो वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं वो अगर कांस्टेंट है, एक्स टू क्या है, रिएक्टेंस अगर कांस्टेंट है, आर टू क्या है, वाइंडिंग रेजिस्टेंस अगर कांस्टेंट है, तो स्टार्टिंग टॉर्क इनवर्स रिलेशन रखता है स्लिप के साथ, इनवर्स रिलेशन रखता है स्लिप के साथ। और रनिंग के टाइम पे क्या होगा, रनिंग के टाइम पे टॉर्क डेवलप इज इक्वल टू एम अपॉन ओमेगा एस वी वन स्क्वायर बाई आर टू, और ये एस, तो एम नंबर ऑफ फेजेस है, कांस्टेंट है, ओमेगा एस अगर सिंक्रोनस स्पीड कांस्टेंट है, सप्लाइड वोल्टेज कांस्टेंट है, रोटर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, तो टॉर्क डेवलप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप देखने के लिए मिलेगा। तो इन दोनों को कंबाइन करते हुए अगर एक्सप्रेशन देखें हम लोग टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक का, देखिए इस पर्टिकुलर पोजीशन पे हम लोगों ने स्विच ऑन किया, एनआर की वैल्यू क्या थी, 0, एंड देन एनआर थी ग्रेजुअली इंक्रीज करता हुआ, एनआर की वैल्यू यहाँ पे सिंक्रोनस स्पीड के ऑलमोस्ट बराबर देखने के लिए मिलेगी इस पोजीशन पे, राइट। तो एनआर की वैल्यू जब 0 है तो स्लिप की वैल्यू क्या मिलेगी, 1, और एनआर जब एनएस के बराबर हो गया तो स्लिप की वैल्यू क्या मिलेगी, 0, तो स्लिप की वैल्यू ऐसे इंक्रीज करेगी 0 to 1, और ये स्पीड है, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, स्टार्टिंग पोजीशन ये है और रनिंग का पोजीशन ये है। तो स्टार्टिंग के टाइम पे स्लिप के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टॉर्क, तो टॉर्क को अगर स्पेसिफाई करना चाहें हम लोग तो कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं, देखिए स्टार्टिंग के टाइम पे क्या हो रहा है, इनवर्स रिलेशन रख रहा है, रनिंग के टाइम पे क्या हो रहा है, डायरेक्ट रिलेशन है, रनिंग के टाइम पे अगर हम लोग स्लिप इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है ना, तो स्लिप इंक्रीज करेगा तो टीडी क्या होगा, टॉर्क डेवलप इंक्रीज होगा, मतलब लीनियर रिलेशन देखने के लिए मिल रहा है स्टार्टिंग के टाइम पे, यहां से ऐसा लीनियर रिलेशन देखने के लिए मिल, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे ऐसा लीनियर रिलेशन देखने के लिए मिल रहा है कि टॉर्क इंक्रीज होगा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, तो स्पीड स्लिप कितनी आई यहाँ पे, टॉर्क अगेन इंक्रीज हुआ यहाँ तक, तो स्पीड कितनी, सॉरी स्लिप कितनी हुई और इंक्रीज की, स्लिप यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो लीनियर रिलेशन देखने के लिए मिल रहा है, और इस पोजीशन में स्टार्टिंग की पोजीशन में स्लिप अगर इंक्रीज हो रहा है तो टॉर्क क्या होगा, रेड्यूस होगा, तो स्लिप इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है तो टॉर्क क्या होगा, रेड्यूस होगा। तो ये कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, कि स्लिप इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड इतना, स्लिप और इंक्रीज हुआ तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड कम हो गया, टॉर्क का मैग्नीट्यूड कम हो गया, तो इस तरीके से एक्सप्रेशन देखने के लिए मिल रहा है। अब इन्हीं को कंबाइन करते हुए अगर हम लोग टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरीके से होगा, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडक्शन मोटर, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडक्शन मोटर जो कि यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, ये एक्सप्रेशन था ऐसा कुछ, और ये स्ट्रेट लाइन, और ये आपका टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक ऐसा देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इसको हम लोग कह रहे हैं हाई स्लिप, इसको लो स्लिप, और ये सारी चीज़ें स्पेसिफाइड है। तो आशा करते हैं आपको टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता चल गया होगा आज के सेशन में। अब नेक्स्ट एक्सप्रेशंस के बारे में हम लोग बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा ये सब रटने की ज़रूरत नहीं है आपको, बहुत ही ईजी है, आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आपके माइंड में सारी चीज़ें फीड हो जाएंगी, आपको फर्दर रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं हम लोग, नेक्स्ट सेशन में अगेन हम लोग बात करेंगे अ, आगे के डिस्कशन के बारे में कि मैक्सिमम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क और करंट और पावर फैक्टर, इन सारे चीज़ों का एक्सप्रेशन इसी तरीके से एनालाइज करेंगे और कर्व के थ्रू एनालाइज करेंगे।
तो आज के सेशन के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में अगेन हम लोग मिलते हैं ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।